गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज हम बात करते हैं टेंस की। टेंस यानी काल। टेंस दुनिया में आप जितने भी चीज को देख रहे हैं ये सभी तीन काल पे आधारित है। तीन काल जिसको हम ऐसे बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं वर्तमान, भूत, भविष्य। वर्तमान, भूत, भविष्य यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो काल के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं टेंस की। टेंस की इसमें बहुत बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम हो गए, हिंदी मीडियम हो गए, बहुत सारे ग्रामर, बहुत सारे पॉइंट दिए हुए। लेकिन दोस्तों मैं एक साधारण सा रूप बता रहा हूँ टेंस का, जिसको हम काल कहते हैं। और काल के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। चलिए आज हम बात करते हैं काल। अब सबसे पहली बात है काल कहते किसे हैं? तो काल किसे कहते हैं हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश में हम बोलते हैं द टेंस फॉर्मिंग ऑफ ए वर्ब, यानी क्रिया के बनावट को हम काल कहते हैं। इसके बनावट को क्रिया के बनावट को हम काल कहते हैं। तो इंग्लिश में द टेंस फॉर्मिंग ऑफ ए वर्ब। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक और हिंदी परिभाषा है, किसी काम को करने में जो समय लगता है उसे हम टेंस कहते हैं, यानी काल कहते हैं। दोस्तों दुनिया में जितने भी चीज को हम देखते हैं, चाहे वो पेड़ पौधा हो, किसी भी वस्तु हो, सजीव हो, निर्जीव हो, सबका तीन काल होता है, यानी तीन गति होता है, वर्तमान, भूत, भविष्य। अभी हम पढ़ा रहे हैं ये वर्तमान काल हो गया, आप सभी पढ़ रहे होंगे। जो आप करके आए घर से वो भूतकाल हो गया, और अब जो आप करने जाएंगे वो भविष्य काल हो गया। यही तीन काल है। तो टेंस सबसे पहले हिंदी में जान लेते हैं। क्रिया करने में जो समय लगता है उसे हम काल कहते हैं। टेंस का हिंदी भी होता है काल या समय, ठीक है। और इसको इंग्लिश में हम आपको बताएं क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं। द टेंस फॉर्मिंग ऑफ ए वर्ब, यानी क्रिया के बनावट को भी हम काल कहते हैं। क्रिया के बनावट को अब देखते हैं। तो टेंस दो तरीके से, द टेंस फॉर्मिंग ऑफ ए वर्ब या क्रिया करने में जो समय लगता है उसे हम टेंस करते हैं, यानी द टाइम विच हैव कंप्लीट और डन दोज वर्क, दैट इज कॉल्ड टेंस। लेकिन वो लंबा चौड़ा परिभाषा हम उधर नहीं जानते, शॉर्ट में जानते। इंग्लिश में द टेंस फॉर्मिंग ए वर्ब, क्रिया के बनावट को हम टेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रिया के अलग अलग रूप आते हैं। वर्तमान काल का क्रिया अलग होता है, भूतकाल का क्रिया अलग होता है, और फ्यूचर का मतलब भविष्य काल का क्रिया अलग होता है। इसमें क्रिया के कई रूप होते हैं, उसी को हम टेंस कहते हैं साधारण भाषा। अब चलिए टेंस होते कितने हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ टेंस एक प्रकार का ग्रैंडफादर हो, यानी दादा होता है। उनके 3 लड़के होंगे, तीनों को फिर 4-4 लड़के हैं, यानी कुल मिलाकर टेंस के 12 परिवार हो जाते हैं। और उसका जो ब्रांच निकलता है ना, टोटल आप फॉर्मूला की जब बात करते हैं 72 हो जाता है, यानी 72 फॉर्मूला मिला करके एक टेंस बना हो। इसमें आपको कंफ्यूज होने के 72 फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। हम चलिए बात करते हैं पहले टेंस होता क्या है, या कितने रूप होते हैं, किस रूप में होते हैं, साधारण भाषा में जानते हैं ऐसे करके। टेंस ये हो गया, इसको हम डिवाइड करेंगे ऐसे करके। पहला होता है प्रेजेंट
टेंस, पहला प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी क्या होता है? वर्तमान काल, ठीक है। दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस, इसका हिंदी क्या होता है? भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, इसका हिंदी क्या होता है? भविष्यत काल, ठीक है। टेंस उसके तीन रूप, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल, ठीक है। ये तीन रूप हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, किसे किसे कहते हैं, कैसे समझेंगे कि हम वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, कैसे समझेंगे कि हम भूतकाल की बात कर रहे हैं, कैसे समझेंगे कि हम फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल की बात कर रहे हैं। अब हम कुल मिलाकर हम ये कह रहे हैं यानी प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, इसका सीधा हम लंबा डेफिनेशन पहले शॉर्ट नहीं समझते। जब कोई काम मेरे आंखों के सामने चल रहा हो, जब कोई काम मेरे आंखों के सामने चल रहा हो, ठीक है, अथवा किसी काम के होने से हमें वर्तमान समय का बोध हो, अथवा किसी काम के होने से हमें वर्तमान समय का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे, ठीक है। अभी वर्तमान काल में हम चल रहे हैं, इधर अभी नहीं जा रहे क्योंकि इसको कंप्लीट करेंगे तभी इधर चलेंगे, ठीक है। चलिए वर्तमान काल समझ में आ गया, हम इसको ऐड करते हैं। अब वर्तमान काल के बारे में चलते हैं, वर्तमान काल कहते किसे तो जान गए, लेकिन वर्तमान काल के कौन कौन रूप होते हैं, कैसे समझेंगे कि यह जो वाक्य है ये वर्तमान काल का है, इस बात को हम ध्यान दें। चलिए हम ऐड करते हैं पहले इनको, कितना समझ में आ गया। सीधी सी बात एक बार फिर से हम देख लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं। टेंस काल या समय होता है, क्रिया करने में जो समय लगता है उसे हम काल या टेंस कहते हैं। दूसरा द टेंस फॉर्मिंग ऑफ ए वर्ब, टेंस फॉर्मिंग ऑफ ए वर्ब, उसके बाद है क्रिया की बनावट को टेंस कहते हैं। टेंस यानी काल कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तो प्रेजेंट को हम बता दिया, प्रेजेंट किसे कहते हैं। पास्ट अभी नहीं जा रहे हैं, पहले प्रेजेंट को क्लियर करेंगे तब पास्ट में जाएंगे और उसके बाद फ्यूचर में जाएंगे। एक मिनट, जी हाँ दोस्तों, तो मैं वही बात कह रहा था। चलिए तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस, इसको बता देते हैं। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं किस टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस, किस टेंस की बात करते हैं? प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। चलिए अभी आपको तो डेफिनेशन हमने बता दिया दोस्तों कि
जब कोई काम मेरे आंखों के सामने चल रहा हो अथवा किसी काम के होने से हमें वर्तमान समय का बोध हो, उसे हम प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल डिफिनेशन लिखा दिए, अब यहाँ लिखते हैं देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर हम हिंदी मीडियम में जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में उतना नहीं जा रहे। पहले आप समझ लीजिएगा हिंदी मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम आसान से समझ में आएगा। तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, यहाँ लिख देते हैं। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। चलिए, पहला क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ग्रामर में कहीं भी दिया रहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसी को हम कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों। ग्रामर में ऐसा ऐसा चीज़ दिया है कुछ नाम जो बच्चों को नहीं समझ में आते। तो मेरा जो ये कोशिश रहता है, मेरी प्रयास रहती है, आई ट्राई टू, कि हम आपको अपने मीडियम से अच्छे तरीके से बता सकें। और मेरा चैलेंज है, आप टेंस को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, लास्ट तक टेंस अगर आप हमसे पढ़ लिए, मेरी गारंटी आप टेंस किसी को पढ़ा सकते हैं, आपको दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस इसी को कहते हैं। इसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। क्या होते हैं, सामान्य वर्तमान काल। चलिए, तो सामान्य वर्तमान काल होते हैं पहला। दूसरा देखिए क्या होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। किताब में क्या होता है, इसको लिख देता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। बुक में ही लिखा हुआ है, लेकिन अब कन्फ्यूजन नहीं है, आप इधर ध्यान देना है। इसमें कन्फ्यूजन बहुत सारा क्रिएट हो जाता है, लेकिन उधर आपको ध्यान नहीं देना, इधर देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस दूसरा जो होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सुनिए, असामान्य वर्तमान काल। बस, असामान्य वर्तमान काल। तीसरा होता है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसको कुछ नहीं, इसका दूसरा कोई रूप नहीं होता। बुक में भी यही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट ही लिखा होता है, इसका कुछ नहीं होता। इसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, और लास्ट यानी चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी ये टेंस का, ये प्रेजेंट टेंस का सबसे अंतिम रूप है, सबसे अंतिम वाला भाग है, यानी लास्ट वाला भाग है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की टेंस की बात करते हैं। इसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल।
पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब पहले रूप की बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, इसकी बात करें। उसके बाद बात करेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। उसके बाद करेंगे हम बात प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। सभी चीज़ों को हम बारी बारी से समझाएंगे, एकदम पार्ट बाय पार्ट। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते, हम उतने बड़े यूट्यूबर नहीं हैं। तो दोस्तों थोड़ा ख्याल रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया सभी आदमी को। आगे हम चलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब हम इसको ऐड करते हैं किसे कहते हैं उसके बारे में चलते हैं। तो बता दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है ना दो परिभाषा होती है। ऐसे तो उसको सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है, तो जो काम वर्तमान काल में सामान्य रूप से हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। या जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा है, यानी ये ता ते ती जो आया है ना, ये क्यों आया है कि किसी भी टेंस को पहचानने के लिए। यानी यहाँ सही में इस वाक्य से ता ते ती से हम ये पता कर लेते हैं ये जो वाक्य सही में प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। खैर आगे बढ़ते हैं, बताते हैं। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम दोस्तों, आपको बहुत कम समय लेंगे, बहुत कम समय हम समझेंगे, बहुत अच्छी चीज़ बता देंगे। तो चलिए अब पहला टेंस के पहले पारी की बात है प्रेजेंट टेंस की। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करें, जिसका हिंदी आप जानते हैं क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल। इसका हिंदी सामान्य वर्तमान। इसका दो डिफिनेशन बताएं। चलिए पहला डिफिनेशन जान जिसे हम आराम से समझ जाएंगे। जब किसी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता, हूँ, ती हूँ, ते हैं इत्यादि लगा रहे उसे हम लगा रहे उसे हम अभी नहीं चलेंगे, थोड़ा सा इसमें और एक कुछ ऐड कर लेते हैं। अथवा जब कोई काम वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का बोध हो। ठीक है दोस्तों, सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, तो वर्तमान काल कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। चलिए इतना भी बात कर लेते हैं।
चलिए ठीक है। अब चलिए डिफरेंस के आगे बात करते हैं। चलिए ठीक है, समान वर्तमान काल हो गया। अब चलते हैं इसका इतना सब खाली अभी इससे पहले तक चल रहा था खाली डिफिनेशन डिफिनेशन यानी परिभाषा 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 पर, यानी लंबा चौड़ा कहानी हम आपको बताएं। अब जो हम मेन पॉइंट पे आ रहे हैं, यानी मेरा जो मेन मुद्दा है उस पर जो हम आ रहे हैं, उस पर अब ये आ रहे हैं, आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बनाएंगे हम कैसे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी अनुवाद हम इंग्लिश में हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, किसी भी वाक्य को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और टेंस के जरिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे पहले भी आप ट्रांसलेट करते हैं, मैं एक लड़का हूँ IM हुआ, वो टेंस से आधारित नहीं है, तो बिल्कुल टेंस से अलग है। अभी जो हम बताएंगे आपको ये जानना है कि हम टेंस में कैसे करेंगे। पहला फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम OBJ भी लिखते हैं या अदर वर्ड्स भी बोलते हैं, या ऑब्जेक्ट बहुत सारा होता है, लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए ताकि आप ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से बना सकें उसके लिए हम आपको ये दिखा रहे हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम शॉर्ट में S लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया फॉर्मूला। अब एग्जाम्पल में लिखा सब्जेक्ट यानी S सब्जेक्ट, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। अब कर्ता किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। जो काम करे उसे हम कर्ता कहते हैं। जो काम करे उसे हम कर्ता कहते हैं। अब हो गया V1 या V5, कि दोनों को मिला के होता है वर्ब, और इसका हिंदी होता है क्रिया। यानी V1 का मतलब वर्ब का पहला रूप और V5 का मतलब हो गया वर्ब का पांचवां रूप। तो V1 या V5 की हम बात करते हैं। पहले इसको देख लेते हैं क्रिया होता क्या है, इसका हम डिफिनेशन जान लेते हैं। जिससे किसी काम के होने या न होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। अब देखिए, जिससे किसी काम के होने या ना होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं, अथवा जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना लगे। तो ये उतना ठीक, ये डिफिनेशन यानी ये फॉर्मूला उतना फिट नहीं बैठता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना लगे। खाना पीना उठना बैठना सोना यहाँ तक ठीक है, हाँ ये खाना पीना उठना बैठना सोना ये वर्ब। जब बोल देगा पटना, उसमें भी तो ना है, तो ये वर्ब नहीं हो सकता, इसलिए उस पर उतना आधारित नहीं है, इस पर लेकिन आधारित नहीं कि जिससे किसी काम के होने या ना होने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया। चलिए अब बात आता है ऑब्जेक्ट का। OBJ लिखते हैं शॉर्ट में, इसको फुल होता है इसका ऑब्जेक्ट, यानी इसका हिंदी होता है कर्म। क्या होता है? कर्म। अब दोस्तों ध्यान है, ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा परिभाषा है, उसमें जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा के अगर उसका उत्तर मिल जाए तब ऑब्जेक्ट कहते हैं उसको। लेकिन यहाँ हम दूसरा ऑब्जेक्ट इसलिए ऑब्जेक्ट बता रहे हैं ताकि आप सेंटेंस बनाने में आसान हो, जिसको ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। रियली में उतना ये ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट सेंटेंस के दौरान मानेंगे ताकि हम ये अदर वर्ड्स मान लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट का इसलिए लिख रहे हैं कि परिभाषा बताने में आपको आसान होगा। चलिए लिखते हैं कर्म। कर्म किसे कहते हैं इसके बाद? जिस पर कर्ता और क्रिया दोनों का फल पड़ता हो। कर्ता और क्रिया दोनों का फल पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहते हैं। तो ये सारा तामझाम हो गया। अब वाक्य में कैसे इसको इम्प्लाई करेंगे उसको जानते हैं।
पहला वाक्य लिखते हैं एग्जाम्पल में, मैं एक पत्र लिखता हूँ। मैं एक पत्र लिखता हूँ, ठीक है। इसको हम क्या बनाते हैं, आई राइट ए, ठीक है, आई राइट ए लेटर। दूसरा है राम नाश्ता करता है। दोस्तों बताइएगा वीडियो साफ साफ आ रहा है कि नहीं, आपको आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है कि नहीं, उसको बताइए कमेंट्स बॉक्स में, तब थोड़ा सुधार करने की कोशिश करेंगे। अभी शुरुआती है, धीरे धीरे हम सब सुधार करेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आई राइट ए लेटर लिख लीजिए, राम नाश्ता करता है, राम टेक्स ब्रेक फास्ट। दोस्तों इस क्लास में हम 5 to 10 डेली वर्ड मीनिंग भी लिखाएंगे जो आपको बोलचाल में यूज होता है। 5 to 10 से ज़्यादा नहीं लिखाएंगे ताकि आपके दिमाग से इधर सुनिएगा उधर निकल जाए, इसलिए कम कम करके लिखाएंगे। 5 to 10 to 15 जो बोलचाल में यूज होता है वो लिखाएंगे ताकि आप आसानी से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं सेंटेंस। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला हो गया। सब बता दिए कि कर्ता किसे करते हैं, क्रिया किसे करते हैं, अन्य ऑब्जेक्ट कर्म किसे करते हैं। अब इसमें हम समझेंगे इसको हमने कैसे इम्प्लाई किया पिक्चर में। पहला था हम फॉर्मूला लिखे थे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कर्ता, जो काम करे उसे हम कर्ता कहते हैं। ये देखिए, मैं एक पत्र लिखता हूँ, इसमें काम कौन कर रहा है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, इसमें काम कौन कर रहा है, इसमें काम कर रहा है मैं कर रहा है काम, तो मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो सब्जेक्ट के जगह हमने क्या दिया, आई, मैं का इंग्लिश आई होता है। उसके बाद होता है V1 या V5। पहले V1 की बात कर लेते हैं, यानी वर्ब क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, जिससे किसी काम के होने या ना होने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। इसमें काम कौन सा हो रहा है भाई, ये देखते हैं। तो काम इसमें कौन हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, लिखने का। तो लिखने का काम क्या हो रहा है, तो हम लिखना का इंग्लिश क्या होता है, राइट। तो हमने यहाँ पे राइट डाला, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, V1 यानी वर्ब का पहला रूप राइट हो गया। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट की बात। ऑब्जेक्ट यानी जिस पर कर्ता और क्रिया दोनों का फर्क पड़ता है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, मैं एक पत्र लिखता हूँ। अगर हम यहाँ इसे मिटा देते, इसे ढक देते हैं, पढ़ते हैं, मैं लिखता हूँ, क्या हो गया, पता नहीं चल रहा है क्या लिखते हैं। लेकिन जब इसको हटाते हैं तो क्या होता है, मैं एक पत्र लिखता हूँ। यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता और क्रिया दोनों का बात इससे जुड़ा हुआ है, पत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इसलिए हम इसको मानते हैं। आई राइट ए लेटर। यहाँ V1 की बात हो रही थी, अब हम बात करते हैं V5 की। राम नाश्ता करता है, राम टेक्स ब्रेकफास्ट, राम टेक्स ब्रेकफास्ट। टेक्स क्यों आया, यही बात V5। किसी भी वर्ब के अंत में ई लगा हुआ तो एस जोड़ दीजिए, कुछ नहीं लगा हुआ तो ES जोड़ दीजिए, वो ऑलरेडी V5 हो जाता है। जोड़ देने के बाद V4 वर्ब में ING जोड़ दीजिए, V4 हो जाएगा। अधिकतर V3 होता है ED और EL लगा के, लेकिन कुछ का चेंज भी होता है, अभी उधर नहीं है। तो ये हो गया V5 का प्रयोग। ये जो हम बताएं V5 का प्रयोग, टेक में एक्स लगा दिए, टेक्स ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता करना होता है, टेक ब्रेकफास्ट लगाते हैं। तो राम नाश्ता करता है, राम टेक्स ब्रेकफास्ट। समझ में आ गया। सब्जेक्ट की जगह जहाँ राम काम कर रहा है राम दिया। वर्ब क्रिया क्या है, नाश्ता करना है, टेक्स ब्रेकफास्ट दे दिए। नाश्ता कर रहा है, करना का टेक्स दिए, ब्रेकफास्ट का नाश्ता यहाँ दे दिए। तो इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बस बना लेना है। अब आपको 5 सेंटेंस दे रहे हैं, बनाइएगा। अब आप सब इसमें एक चीज़ और बताएंगे दोस्तों जो भूल गए कि V1 किसके साथ V1 का प्रयोग करते हैं, किसके साथ V5 का प्रयोग करते हैं, पहले उसको जान लेते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ लिखते हैं V1 या V5 का प्रयोग। तो साधारण भाषा में इसका लंबा चौड़ा है, लेकिन साधारण आपको बनाने के लिए हम बताते हैं। देखिए I V U दे,
आई वी यू दे। जब वाक्य में, आपके वाक्य में ये सारा आएगा सब्जेक्ट में, आई वी यू दे, के साथ V1 का और A C it तथा कोई एक नाम, तथा कोई एक नाम, ही सी इट तथा कोई एक नाम। दो नाम नहीं, दो नाम रहेगा तो फिर भी 1 लग जाएगा। जब एक नाम रहेगा जैसे राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, रीता इत्यादि नहीं थी, कुछ भी एक नाम रहेगा नहीं, उसको हम सीधा जानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ B5। लेकिन अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बोलेंगे बहुत लड़का नहीं समझता, पर्सन पढ़ना पड़ेगा क्या होता है उसको ही नहीं समझ में आता, इसलिए हम उस चीज़ को हटा के सीधा याद रखना आपको कि आई वी दे के साथ B1 का, ही सी इट तथा किसी एक नाम के साथ B5 का प्रयोग। दोस्तों बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, और क्या कुछ आपको प्रॉब्लम हुआ, कहाँ समझने में, आप कमेंट उसमें लिखिएगा और हमको बताइएगा। इसमें और कोशिश करेंगे बेहतर तरीके से बताने का। आगे हम सेंटेंस बनवाएंगे, वर्ड मीनिंग लिखेंगे और सेंटेंस बनवाएंगे। थैंक यू, सभी को राम राम।